We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बेबाक विद आशुतोष झा में। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पिछले 7-8 दिनों में आप लोग बहुत कुछ देख रहे हैं। देखा, सुना, पढ़ा, अपना भी एक विचार बनाया। एक पल ऐसा भी आया जब बहुत गर्व आपने फील किया, पूरे देशवासी ने फील किया। और प्रधानमंत्री की ओर से कहा जा चुका है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, ये सिर्फ स्थगित हुआ है, यानी आगे अभी और कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए, जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं दो देशों के बीच, अभी कई इश्यूज़ आएंगे। अभी एक बहुत बड़ा इशू पानी का आने वाला है, वहाँ फिर से कुछ गर्मा गर्मी होगी, माहौल कैसे बदलेगा नहीं बदलेगा, चीज़ें देखने की होंगी। ये अच्छी बात है कि पिछले 2-3 दिनों से सीमा पर वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि जिस तरीके से लॉटरिंग म्यूनिशंस और ड्रोन, इस तरीके की चीज़ें नहीं, शांति है मोटी, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इज ओनली इन एबेंस, तो आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन मैं आपसे ये चर्चा करने आया हूं कि देश में सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं चल रहा। ये जो मोदी डॉक्ट्रिन है, मोदी डॉक्ट्रिन यानी मोदी ने जो एक पॉलिसी बनाई कि हमें विभिन्न इश्यूज को कैसे डील करना है, दिस इज मोदी डॉक्ट्रिन। वो उसके बाद कई ऑपरेशन अभी देश में चल रहा है। एक तो ये टेररिस्ट से निपटने के लिए, जो टेररिस्ट को पनाह देने वाले देश हैं उनसे निपटने के लिए, उनके एटीट्यूड से निपटने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला। ये है एक। देश के अंदर जो नक्सली अलग अलग राज्यों में, हालांकि बहुत सीमित हो गए थे, लेकिन अभी भी कभी कभी आपको सुनने में देखते होंगे कि 10 लोगों को मार दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस के 20 लोगों को मार दिया। इस तरीके की घटनाएं कुछ राज्यों में, खासतौर से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर से आप लेंगे तो वहां कई सारी घटनाएं चल रही थी। और ये ऑपरेशन सिंदूर में ये चीजें छिप गई कि हमारे देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं हमारे समाज के, उनसे निपटने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। और ये मेरे ख्याल से अब तक के इतिहास में नक्सलियों से निपटने के लिए सबसे लंबा ऑपरेशन था, 21 दिनों का। और भी उसमें 31 के आसपास जो है नक्सली मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में जहां हार्ड कोर टेररिस्ट्स, वांटेड टेररिस्ट्स, वर्ल्ड के लिए जो वांटेड थे टेररिस्ट, वो वैसे मारे गए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में टॉप कमांडर्स ऑफ नक्सल्स मारे गए। तो ये तो एक चीजें हैं कि हम अपने दुश्मनों से कैसे निपट रहे हैं, इसमें मोदी डॉक्ट्रिन किस तरीके से काम कर रहा है, हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑपरेशन चल रहे हैं बिना नाम के। इन दोनों का तो मैंने नाम आपसे चर्चा की मैंने। लेकिन एक है ऑपरेशन इंडियन नैरेटिव। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से नैरेटिव के जरिए इंडिया को पछाड़ने की कोशिश होती है। वो वर्ल्ड पावर्स भी लगते हैं उसमें, और घर के अंदर बैठे हुए लोग भी कई बार लगते हैं इसमें। और उसका रीज़न जो होता है वो होता है कि किसी गवर्नमेंट को परास्त दिखाने के लिए कई बार होता है कि आप एंटी इंडिया नैरेटिव पे खेल रहे होते हैं। ये भी चल रहा है। ऑपरेशन यूनिटी भी चल रही है। ऑपरेशन पॉलिटी तो खैर हर बार चलती है, और उसमें सारे प्लेयर्स हैं। तो पहले तो मैं मोदी डॉक्ट्रिन की बात करूं कि हाउ इट इज डिफरेंट, ये कैसे पूरे देश को नई दिशा दे रहा है। और मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए होगा।
आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा कि फ्रॉम नेहरू टू मोदी, फ्रॉम नेहरूज नॉन अलाइंड मूवमेंट टू मोदीज मल्टी अलाइंड मूवमेंट, ये देखिए एकदम कॉन्ट्रास्ट है। और यहीं देश जो है सो एक शेप ले रहा है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर इज ए पार्ट ऑफ दैट मोदी डॉक्ट्रिन, कि एक जगह आप हैं कि हम सबसे अलग थलग रहना चाहते हैं, आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी अलाइनमेंट, जो कि नेहरू जी ने, ठीक है कि वो उस समय उन्हें लगा था, थोड़ी उसकी सफलता मिली भी, लेकिन बाद में बहुत नुकसान भी हुआ उसका। और आप देखेंगे, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंदिरा गांधी के आते आते, यानी नेहरू जी के बाद शास्त्री जी और शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी के आते आते उसमें बहुत बड़ा चेंज होना शुरू हुआ था। एक असर्टिव जो थ्योरी है उस पे इंदिरा गांधी आई थी, जबकि 1971 वॉर के बाद हर कोई करता है। उसके लिए तो इंदिरा गांधी को माना ही जाता है कि शी वॉज अ हीरोइन ऑफ दैट टाइम। लेकिन उसके बाद फिर से इंडिया, आप देखेंगे कि वो फ्रॉम राजीव गांधी और टू गुजराल तक आते आते, जबकि गुजराल डॉक्ट्रिन की बात हुई, बहुत नरम थरम पड़ने लगा था इंडिया। और वो मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट तक कंटिन्यू किया था कि जब 26/11 यानी 2008 में जब बॉम्बे की घटना हुई थी, आतंकी बहुत बड़ी घटना हुई थी, वो वर्ल्ड को दहलाने वाली घटना थी। उसके बाद सिर्फ इस आस से सरकार बैठी रहे कि भाई लड़ने से क्या होगा, बातचीत करते हैं, और पाकिस्तान हावी होता रहा। अब देखिए, ये भी बहुत, आप इस पे हंस भी सकते हैं, आप इस पे रो भी सकते हैं, कि कुछ लोग उसे ही सक्सेस बता रहे थे कि भाई चूंकि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, असर्टिव एक्शन नहीं हुआ था, तो इसीलिए पाकिस्तान की ओर से भी घटनाएं कम हो रही थी। क्या बताइए, कोई देश क्या अपने स्वाभिमान को मारकर इस तरीके से जी पाएगा? वही चेंज यहां दिखा है, अब पिछले 10 साल में लगातार दिख रहा है। मेरा मानना है, अगर आप पर्सनल बात करेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर इज जस्ट एन एक्सटेंशन कि जो 2016 में जो स्ट्राइक हुआ था अंदर घुस करके, सर्जिकल स्ट्राइक, और फिर 2019 में जो बालाकोट, उसका एक्सटेंशन है, क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है कि किस तरीके से मिसाइल जाकर के वहां ध्वस्त करता है। लेकिन इससे बड़ी बात है जो मैं आपसे करने आया हूं, क्या सिर्फ पाकिस्तान के लिए यह मैसेज था? पाकिस्तान को तो डायरेक्ट मैसेज था कि भाई अब हम सिर्फ उन आतंकियों को ही आतंकी नहीं मान रहे हैं जो यहां घुसकर मार रहे हैं, हम पूरी सरकार को ही आतंकी मान रहे हैं। और पीएम ने अपने एड्रेस में ये बात कही थी कि अब हमारे लिए आतंक सरपरस्त सरकार और आतंकी दोनों एक है। ये एक पार्ट है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि क्या ये चाइना के लिए मैसेज नहीं था? क्योंकि चाइना तो खुल करके पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा था, सपोर्ट कर रहा था। न सिर्फ सपोर्ट कर रहा था, किस तरीके से मॉरली ही सपोर्ट नहीं था, हर तरीके से, एम्यूनिशन से और दूसरी तरीके से। और थोड़ा और आगे बढ़ें तो जिस तरीके से अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप का बयान है, वहां डोमिनेट करने की कोशिश हुई। यही देखिए, यहीं पर मोदी डॉक्ट्रिन का फर्क दिखेगा आपको कि न सिर्फ उसकी थ्योरी को नकारा गया, जो ट्रेड थ्योरी उन्होंने दी ट्रंप ने, कि ट्रेड के प्रेशर में हमने दोनों इंडिया और पाकिस्तान को झुका दिया, बल्कि दूसरे ही दिन इंडिया ने WTO में ये कर दिया कि भाई जो अमेरिकन टैरिफ जिस तरीके से स्टील पर और इस पर किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। ये एक मैसेज था कि भाई ठीक है, तुम बहुत बड़े पावर हो, वी आर ऑल्सो द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और जितना तुम्हें जरूरत है हमारी, हमें भी उतनी ही जरूरत है तुम्हारी। ये एक जो देश के स्वाभिमान में जो बढ़ोतरी की बात होती है, वो यहां है कि अगर इंडिया ग्रो करेगा अब, तो अपनी शर्तों पे करेगा, अपने हिसाब से करेगा।
ये एक पार्ट है, मैं बहुत उस पर नहीं जाऊंगा, ये बहुत लंबा डिस्कशन का हिस्सा है। लेकिन जो नैरेटिव की बात है, मैं उस पर आना चाहता हूं। अब ये नैरेटिव कौन गढ़ रहे थे अब तक? इस ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा होगा, वर्ल्ड मीडिया से लेकर के कुछ वर्ल्ड पावर्स भी, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें चाइना भी है, से लेकर के इंडिया में मौजूद कई पॉलिटिशियंस तक, भाई जैसे ही ये सवाल सीज फायर होते ही अगर ये कोई सवाल खड़ा करे कि एक बार की क्यों रोक दिया, इसका मतलब साफ था कि जो पाकिस्तान दिखाना चाह रहा था, जो अमेरिका दिखाना चाह रहा था कि प्रेशर में ऐसा हो रहा है, आप उसी लाइन को फॉलो करते जा रहे हैं। तो ये जो है, अब जो लड़ाई चलनी है, आप ये मानकर चलिए कि ये जो पूरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है। ये जब एक देश का इतिहास लिखा जा रहा होता है तो ये लंबी लड़ाई चलती है, और उस नैरेटिव में जो है सो भारत को अपना नैरेटिव प्रस्तुत करना होगा। अब धीरे धीरे देखिएगा, कई वेस्टर्न मीडिया में भी कई ऐसे इश्यूज आने लगे कि किस तरीके से इंडिया ने एक कन्विंसिंग जीत जो हासिल करनी होती है, कन्विंसिंग जीत हासिल की है इंडिया ने, और अपनी शर्तों पर किया है। बार बार ये सवाल उठ रहा है पॉलिटिक्स में, मैं जो ऑपरेशन पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं उसमें सारे प्लेयर हैं। मैं ये नहीं बोलता कि उसमें बीजेपी बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, करना चाहती है, आखिर इसीलिए तो वो तिरंगा यात्रा और इसकी बात हो रही है, क्योंकि अदरवाइज तो पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया कि सेना किस तरीके से लड़ी, और जाहिर तौर पर लीडरशिप का रोल होता है। सेना सीमा पर पक्का तौर पर लड़ाई लड़ती है, मजबूती से लड़ती है, उसका पूरा श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन लीडरशिप का हमेशा ही एक रोल होता है। 1971 में भी लड़ाई तो सेना ने दिलाई, जीत सेना ने दिलाई। अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया जा सका तो वो सेना के बलबूते हुआ, लेकिन क्रेडिट तो इंदिरा गांधी को जाता है। तो आज अगर पूरा ऑपोजिशन ये कोशिश करे कि इस जीत से किसी तरीके से मोदी को और मोदी डॉक्ट्रिन को बाहर रखा जाए, तो वो संभव नहीं। यूनिटी की बात आई, देखिए मैं मोदी के एड्रेस से सिर्फ एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। जैसे ही उन्होंने देश के नाम अपना संबोधन शुरू किया था तो उन्होंने बात कही थी कि देश के सभी राजनीतिक दलों की एकजुटता थी, इसीलिए यह फौलादी कदम उठाया जा सका। पहले सेंटेंस में ही उन्होंने क्रेडिट देने की कोशिश की थी। फिर इस क्रेडिट के लिए वॉर क्यों? कि कोई तिरंगा यात्रा निकलाए तो कोई हिंद यात्रा निकाले। ये देश के नैरेटिव को कमजोर करता है, देश की पूरी लड़ाई को कमजोर करता है। लड़ाई अभी लंबी चलेगी। पाकिस्तान से भी आप मानकर चलिए कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, रुक रुक कर चलेगी। जो अंतिम जीत जो होती है वहां तक पहुंचने के लिए अभी यात्रा और करनी है, न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ, पड़ोसी जो हमारे देश हैं चीन और वेस्टर्न कंट्रीज, जिनका एटीट्यूड धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ है इंडिया के लिए, इसे बदलने में थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो एकजुटता युद्ध के समय दिखाई, वो एकजुटता हर नेशनल पॉलिसीज को लेकर के होनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।